नितिन गडकरी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पर 13 जून को नागपुर में ऐसा ऐलान किया कि पूरे देश में बहस शुरू हो गई। बड़ी तादाद में लोग टेंशन में दिखे, दे धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे। इंजन में खराबी से लेकर कम माइलेज के दावे खूब वायरल हुए। खैर, पहले बोले क्या गडकरी, वो सुनिए। कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। तो बात E100 तक पहुंच गई है। फ्यूल के विकल्प के तौर पर एथेनॉल का इस्तेमाल कितना होगा, इसका भविष्य दिखा दिया गया है। वजह बताई जा रही है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करना। तो आज के वीडियो में यही सब समझेंगे कि क्या एथेनॉल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा, क्या भारत का ऑटो सेक्टर फ्यूल को लेकर हो रहे इस नए एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार भी है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एथेनॉल बतौर फ्यूल क्या सच में उतना किफायती है जितना दावा किया जा रहा है। और बार बार जब भी इथेनॉल की बात होती है तो नितिन गडकरी के बेटों और उनकी कंपनियों की बात क्यों आ जाती है, उन पर आरोप क्यों लगने लगते हैं, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। एथेनॉल की कहानी शुरू होती है गन्ने के खेतों से। दरअसल गन्ने के रस से चीनी बनाने के बाद एक गाढ़ा शीरा बच जाता है, इसे मोलासस कहते हैं। इसको फर्मेंट करके एथेनॉल बनाया जाता है। इस एथेनॉल का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए होता था। 1860 में निकोलस ओटो ने एथेनॉल का प्रयोग फ्यूल की तरह शुरू किया। 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी नाम से एक कार बनाई जिसे पेट्रोल और एथेनॉल दोनों से चलाया जा सकता था, लेकिन ये छिटपुट प्रयोग थे जिसने पेट्रोल की प्रासंगिकता को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन 1975 के ऑयल संकट के दौरान ब्राजील ने पहली बार बड़े पैमाने पर एथेनॉल का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर करना शुरू किया। 1978 के ऑयल शॉक के दौरान अमेरिका ने मक्के से एथेनॉल बनाया और कानून बनाकर पेट्रोल में 5% एथेनॉल की ब्लेंडिंग अनिवार्य कर दी। भारत में एथेनॉल पर काम शुरू हुआ साल 2000 में। उस समय राम नाईक देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर होते थे। उन्होंने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के 300 पेट्रोल पंप्स पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू की। राम नाईक भी एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी की तरह ही उत्साह से भरे हुए थे। दिसंबर 2001 में उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही 8 राज्यों में 5% एथेनॉल मिला पेट्रोल मिलने लगेगा, लेकिन इस घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इसके बाद साल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई। उसके बाद साल 2006 में 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को अनिवार्य बना दिया गया, लेकिन इसके बाद से एथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में सुस्ती आने लगी। साल 2014 में सरकार बदली और उसके बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर नए सिरे से पॉलिसी बननी शुरू हुई। 2014 में एनडीए सरकार ने 2 बड़े कदम एथेनॉल को लेकर उठाए। पहला, खराब हो गए अनाज से एथेनॉल बनाने के दरवाजे खोले गए। दूसरा, फिक्स प्राइस पर एथेनॉल की खरीद का प्रावधान बनाया गया। साल 2018 में सरकार ने एथेनॉल को लेकर अपनी नेशनल पॉलिसी रोल आउट की। इस पॉलिसी के मुताबिक भारत को 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करना था। इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों को सरकार की तरफ से निर्देश मिले कि वो अपने वाहन E20 फ्यूल के मुताबिक ढालना शुरू करें। इस दिशा में अभूतपूर्व तेजी दिखाई भी दी। जून 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग 2020 से 25 जारी करते हैं। इस रोड मैप में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 2030 से 2035 तक हासिल करने का टारगेट रखा गया। भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को समय से पहले हालांकि हासिल कर लिया है। ये बात अलग है कि इस उपलब्धि ने बहुतों को टेंशन भी खूब कसके दे दी है। खैर, इस टेंशन में बाद में बात करेंगे, क्योंकि जून 2026 में भारत एथेनॉल के क्षेत्र में दूसरी बड़ी छलांग भर रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली में इंडियन ऑयल के एक रिटेल आउटलेट पर E85 फ्यूल लॉन्च किया। E85 फ्यूल का मतलब है कि 1 लीटर पेट्रोल में 850 मिलीलीटर एथेनॉल और 150 मिलीलीटर पेट्रोल के मिश्रण से बनने वाला फ्यूल। प्रयोग तो और भी होते दिख रहे हैं। तमाम ऐसी गाड़ियां भी लॉन्च हो रही हैं जो E85 सपोर्ट कर सकती हूँ। अब यहाँ सवालों के एक सिलसिले की शुरुआत होती है जिसका जवाब मिलना बाकी है। भारत में उपभोक्ता अभी E20 फ्यूल के सदमे से नहीं उबर पाए हैं। घटता माइलेज और इंजन को नुकसान ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए E20 पेट्रोल की काफ़ी आलोचना हो रही है। उपभोक्ताओं के दावे लगातार आ रहे हैं कि उनके वाहन के माइलेज में 10 से 15% गिरावट दर्ज की गई है। आइए इन दावों को विज्ञान की कसौटी पर भी कसते हैं, आपको समझाते हैं। एथेनॉल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा पिया करता है। जहां 1 लीटर पेट्रोल में करीब 34 जूल ऊर्जा पैदा होती है, वहीं एथेनॉल के मामले में ये आंकड़ा 21 से 24 जूल तक सिमट जाता है। एथेनॉल के साथ दूसरी बड़ी दिक्कत है कि वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, उसे सोख लेता है। इससे इंजन में जंग लगना, फ्यूल लाइन और
इंजेक्टर का डैमेज होना, ऑयल चैम्बर की सीलिंग के लीक होने जैसी समस्या आ सकती है और ऐसे अनेक दावे सामने भी आने लगे हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत एथेनॉल की कंबसन को लेकर है। अब इस कंबसन को समझने के लिए ये समझ लीजिए कि इंजन काम कैसे करता है। इंजन से फ्यूल कंबसन चैम्बर में जाता है, यहाँ फ्यूल इग्नाइट होता है। इस पूरी प्रक्रिया को कंबसन कहते हैं। इससे ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा से इंजन के पिस्टन मूव करते हैं। मोटे तौर पर इंजन इसी सिद्धांत पर काम करता है। एथेनॉल के साथ दिक्कत है कि ये पेट्रोल से धीरे जलता है। ऐसे में पेट्रोल जितना स्ट्रॉन्ग कंबसन नहीं होता है इससे इंजन के कोल्ड स्टार्ट की दिक्कत भी आती है। कोल्ड स्टार्ट को अगर विस्तार से समझना है तो 70 और 80 के दशक में जवान हो रही पीढ़ी से पूछिएगा, अपने पिताजी दादा लोगों से पूछिएगा, जिनको सर्दियों में बाइक का इंजन स्टार्ट करने से पहले उसको नीचे आग जलाकर गर्म करना पड़ता था। हम आपको संक्षेप में समझा देते हैं। कोल्ड स्टार्ट मतलब इंजन ठंडा होने के बाद उसे स्टार्ट करने से पहले प्री हीट करना पड़ता है। अब नई वाली जो बुलेट आती है उसको तो लोग नहीं जानते, पहले जो बुलेट आती थी उसमें बड़ी दिक्कत थी। जीप भी ऐसे आती थी, इनको पहले गर्म करना पड़ता फिर स्टार्ट होता था। अब बात एथेनॉल की किफ़ायती होने वाले दावे करते हैं। सरकार की तरफ से बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि एथेनॉल पेट्रोल से मुकाबले बहुत सस्ता है। जुलाई 2023 में नितिन गडकरी ने दावा किया था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के दम पर पेट्रोल को 15 रुपए प्रति लीटर तक ले आएंगे। 15 रुपए प्रति लीटर, समझ रहे हैं? लेकिन क्या ऐसा हुआ? जवाब आप सब जानते हैं। 1 अप्रैल 2026 को भारत सरकार ने पूरे भारत में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया। मतलब पूरे भारत में अभी जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है। लेकिन इससे पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं आई है। उल्टा 1 अप्रैल से 15 जून के बीच पेट्रोल के दामों में 7 रुपये 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुन रहे हैं ना, तो पैसा तो बढ़ा ही बढ़ा है और शिकायत जो और आ रही है वो माइलेज ड्रॉप की अलग है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके वाहन का माइलेज 10 से 15% गिरा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अगस्त 2025 में इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा था E20 फ्यूल से चौपहिया गाड़ियों में 1 से 2% और दोपहिया वाहनों में 3 से 4% माइलेज ड्रॉप हो सकता है। लेकिन यूजर्स इस आंकड़े को गलत बता रहे हैं। तो कुल जमा तस्वीर यह है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के बावजूद एक तरफ सरकार ने पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं की, उल्टा पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। दूसरी तरफ इससे इंजन को नुकसान पहुंचने के दावे आ रहे हैं, माइलेज घटता दिख रहा है। तो सवाल है ये है कि भाई ये किफ़ायती कैसे हुआ? इसका जवाब सरकार दे। दुनिया में एथेनॉल फ्यूल का सबसे सफल प्रयोग अगर देखा जाए तो ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील दुनिया में एथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। लेकिन ब्राज़ील की सफलता के पीछे सालों से डेवलप किया गया इकोसिस्टम है। ब्राज़ील में बड़े पैमाने में ऐसी कारें हैं जिनमें फ्लेक्सी फ्यूल इंजन लगे हुए हैं। मतलब ये कारें एथेनॉल फ्यूल के लिए कंपैटिबल हैं। भारत में 2023 से फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियां बननी शुरू हुई हैं। दूसरी तरफ एथेनॉल को आम पेट्रोल स्टोरेज में स्टोर नहीं करके रखा जा सकता है, इसके लिए अलग से स्टोरेज की व्यवस्था भी करनी होती है। भारत में अगर एथेनॉल को फ्यूल के तौर पर बढ़ावा देना है तो ये बेसिक इंफ्रा भी डेवलप करना होगा, वो भी तेजी के साथ। ये सही है कि एनर्जी सिक्योरिटी भारत की सबसे कमज़ोर कड़ी है। हालिया ईरान इजराइल वॉर ने भारत की इस कमजोरी को उधेड़ कर भी रख दिया। भारत अपनी एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। हर साल 20 लाख करोड़ की एनर्जी इंपोर्ट करता है भारत। हार्मूज क्राइसिस के चलते ये आंकड़ा और बढ़ गया। ऐसे में भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ बहुत रेडिकल कदम उठाने होंगे। ये सही बात है। एथेनॉल ब्लेंडिंग एक इसका विकल्प हो सकता है। हो सकता है कि यह हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की सेहत के लिए अच्छा भी हो, जैसा सरकार दावा करती भी है, लेकिन आम जनता की जेब के लिए ये अतिरिक्त बोझ की तरह भी है, इसे भी समझना होगा। लेकिन सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है। अगर इसमें पानी का एंगल जोड़ दें तो ये भारत के लिए बहुत महंगा सौदा बन सकता है आगे के लिए। यहाँ से एथेनॉल बनाने के लिए जिन फसलों का इस्तेमाल हो रहा है, गन्ना, मक्का और चावल, ये तीनों भारत की सबसे ज्यादा पानी लेने वाली फसलें हैं। पहले चावल की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इस बहस के केंद्र में है। सरकार ने 2024-25 में एथेनॉल उत्पादन के लिए 52 लाख टन चावल दिया और 2025-26 में इसे 90 लाख टन तक ले जाने की योजना है। इतना चावल आएगा कहां से? अब ये भी सवाल है, तो इसका जवाब सरकार ही दे सकती है। अब पानी गण समझिए। 1 किलो चावल उगाने में 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है और 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए करीब 2.5 से 3 किलो चावल चाहिए। इसका मतलब है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर से ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है और फिर भी आउटपुट बहुत कम है। 1 टन चावल से सिर्फ 470 लीटर एथेनॉल बनता है, यानी पानी हजारों लीटर, लेकिन ईंधन बहुत कम। एक्सपर्ट्स ये दावा करते हुए कहते हैं कि किसी भी हिसाब से ये एफिशिएंट मॉडल नहीं है। अब गन्ने की बात करें, भारत में एथेनॉल उत्पादन अभी भी मुख्य रूप से गन्ने पर निर्भर है और गन्ना भी कम पानी नहीं पीता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3600 लीटर पानी खर्च होता है। मक्का भी पीछे नहीं है। 1 लीटर एथेनॉल के लिए करीब 4600 लीटर पानी लगता है,
यानी तीनों विकल्प पानी के लिहाज से बहुत भारी हैं। एक और अहम बात, एथेनॉल मिलों से निकलने वाला गंदा पानी, जिसे विनेस कहते हैं, एक बड़ी समस्या। अगर इसे ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो ये नदियों और भूजल दोनों को प्रदूषित करता है। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये पानी में ऑक्सीजन खत्म कर देता है, जिससे पानी के अंदर रहने वाले जीव मरने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में कई शुगर मिल्स रोजाना बड़ी मात्रा में गंदा पानी छोड़ती हैं। ये धीरे धीरे जमीन में जाकर भूजल को भी खराब करता है। ऐसे तमाम दावे आ चुके हैं। दूसरा गंभीर पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लगे एथेनॉल प्लांट्स बड़े पैमाने पर भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, लेकिन यहाँ के कई इलाकों में भूजल स्तर 100 फीट के नीचे जा चुका है। पहले जहाँ 40-50 फीट पर पानी मिल जाता था, अब उससे 2 गुनी गहराई तक खुदाई करनी पड़ रही है। और इसके बावजूद गन्ने की खेती जारी है, क्योंकि ये किसानों के लिए नकदी फसल है और उद्योग के लिए कच्चा माल भी। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस दबाव को झेल सकता है? तो नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि 2030 तक देश के 21 बड़े शहरों में भूजल खत्म हो सकता है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहर इसमें शामिल हैं। एथेनॉल को लेकर राजनीति भी लगातार हो रही है। विपक्ष नितिन गडकरी पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगाता रहा है। इसकी वजह है एथेनॉल बनाने वाली 2 कंपनियां जिनका जुड़ाव नितिन गडकरी के बेटों के साथ है। आइए इसकी कहानी भी थोड़ा विस्तार से आपको समझा देते हैं। साल 1985 में नागपुर में कंपनी बनी। नाम था उम्ब्रेड एग्रो कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड। उदय शंकर कामत इसके एमडी थे। रविंद्र विद्याधर बुराटकर, डॉक्टर SG पराते प्रमोटर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। कंपनी की साल 2009 की सालाना रिपोर्ट में एक नए डायरेक्टर का नाम जुड़ा दिखाई दिया, नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी 2011 तक इस कंपनी के डायरेक्टर रहे। फिर वो बनकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इससे पहले उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 में उम्ब्रेड एग्रो ने अपना नाम बदला। अब नाम रखा गया सियान एग्रो इंडस्ट्री। साल 2017 में सियान एग्रो में एक और नई नियुक्ति हुई। 1 जनवरी 2017 को निखिल नितिन गडकरी ने सियान एग्रो को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन किया। ये नितिन गडकरी के बड़े बेटे हैं। उम्ब्रेड अपने शुरुआती दौर में फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में काम करती थी। बाद के दौर में अमृतधारा नाम की एक दवा कंपनी के लिए सोयाबीन का तेल भी प्रोसेस करने इसने शुरू किया। इस कंपनी की 3 बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट उस समय विदर्भ में काम कर रही थी। पहली कोलारी चंद्रपुर में, दूसरी नागपुर के पास सोनापार धापेवाड़ा में नितिन गडकरी की पुश्तैनी जमीन भी थी। तीसरी यूनिट MDC कमलेश्वर नागपुर में। 2018 के आसपास कंपनी ने एथेनॉल सेक्टर की तरफ पहलकदमी शुरू की, लेकिन इस बीच मुंबई की एक और कंपनी थी जो एथेनॉल सेक्टर में कदम रख रही थी। 6 सितंबर 2012 को मुंबई की आरूसी पर एक कंपनी रजिस्टर हुई, मानस एग्रो। शुरुआती दौर में मनीष मेहता, विष्णु चांगड़े की नियुक्ति बतौर डायरेक्टर पर हुई थी। 15 जून 2016 को सारंग नितिन गडकरी नियुक्ति इस कंपनी में होती है, वो भी होल टाइम डायरेक्टर के तौर पर। सारंग केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के छोटे बेटे हैं। ये कंपनी मुख्य रूप से एथेनॉल सेक्टर में काम करती थी। साल 2024 में 10 सितंबर को मानस एग्रो का अधिग्रहण सियान एग्रो ने कर लिया। अब मानस एग्रो सियान एग्रो की एक सब्सिडरी कंपनी की तरह काम करने लगी। कॉमर्स की दुनिया में इसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहा जाता है, लेकिन मानस एग्रो के आने से सियान एग्रो को एथेनॉल सेक्टर में पांव जमाने का मौका मिल गया। जनवरी 2024 में नागपुर में एडवांटेज विदर्भ कॉन्क्लेव में चेन्नई के रामचरण ग्रुप और सियान एग्रो के बीच एक MOU पर दस्तखत हुआ। इस MOU के मुताबिक दोनों कंपनी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन तकनीक की मदद से CO2 से एथेनॉल बनाएंगी। इस मौके पर सारंग गडकरी ने कहा कि हमने लैब स्तर पर इस तकनीक में सफलता हासिल की है। हम जल्दी इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। फिलहाल मानस ग्रुप का एक एथेनॉल प्लांट एक्टिव है। ये प्लांट उम्ब्रेड नागपुर में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता 120 KLPD की है। KLPD माने किलोलीटर पर डे है। इसके अलावा चिमूर में एक और प्लांट के ऊपर काम चल रहा है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 190 KLPD की है। एक अनुमान के मुताबिक सियान और मानस एग्रो मिलकर कुल 255 KLPD एथेनॉल बना रहे हैं। तो क्या भारत सरकार के एथेनॉल पुश का सीधा फायदा नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी को मिल रहा है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। इन आरोपों के बचाव में नितिन गडकरी ने कई मौकों पर कहा है कि उनका अपने बेटों के बिजनेस से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है, लेकिन उनके पॉलिसी पुश और उनके बेटों का एथेनॉल सेक्टर में
पहलकदमी को महज एक संयोग कहा जाना थोड़ा मुश्किल है। विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर नितिन गडकरी को कटघरे में लगातार खड़ी करती आई हैं। भारत सरकार E85 फ्यूल का पहला फेज रोल आउट कर चुकी है। दूसरी तरफ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी E100 की बात कर रहे हैं। इसके लिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और पर्यावरण का हवाला दिया जा रहा है, मगर आम लोगों के मन में ढेर सारे सवाल हैं। इंजन में खराबी से लेकर माइलेज तक, सस्ते तेल के दावे पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, गाड़ी खरीदें तो कौन सी खरीदें, कल को कुछ बदल ना जाए, गाड़ी खराब ना हो जाए। डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल नाम के केमिकल का इस्तेमाल करने पर सरकार विचार कर रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। तो डीजल गाड़ी वाले भी अलग परेशान हैं। जो गाड़ियाँ इथेनॉल कंपैटिबल नहीं है, पुरानी है, वो कस्टमर अलग दुखी हो रखे हैं। इसके अलावा जैसा हमने बताया, ब्राज़ील E100 अपनाने वाला पहला देश था, लेकिन बाद में उसे फ्लेक्स फ्यूल सिस्टम की तरफ शिफ्ट करना पड़ा। भारत उसी रास्ते पर चल रहा है, लेकिन ब्राज़ील में ये बदलाव दशकों में हुआ था। भारत में बहुत कम समय में सब हो रहा है, तो कहीं ये भारी ना पड़ जाए, ये सवाल ज़रूरी है, पूछा जाना चाहिए और हम पूछ भी रहे हैं। जवाब इसका कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपको क्या लगता है कि आपके कोई अनुभव है तो भी कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। इस कॉपी को लिखा था हमारे साथी विनय सुल्तान ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।